पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दल बदल आरजेडी में हो रहा है या जदयू में हो रहा है। इधर के विधायक जा रहे हैं तो उधर से तो मंत्री आ रहे हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज जदयू पार्टी आधा हो जाएगा, आधा। 50 से ऊपर विधायक आएंगे। पूरा पटना में अगर एक कस कर बारिश हो जाए तो पूरे मोदी जी को भी, आप जो हम लोग के डिप्टी सीएम हैं, उनको भी हाफ पैंट में भागना पड़ता है। इस बार तो हमको लगता है कि जंघिया भी खरीद लिए थे कि भाई हो सकता है कि उसमें पहन के हमको भागना पड़े। पटना का ये हाल है तो बाकी जो बिहार में 38 जिले हैं उनका क्या हाल होगा वो तो परमात्मा जाने। कि जिस तरह से सदर अस्पताल में जो बेड होता है जिस पर कुत्ता सोया हुआ रहता है, एक तरफ मरीज है, दूसरी तरफ कुत्ता है, तीसरी तरफ मरा हुआ लाश रखा हुआ रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी और बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह। और आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है आरजेडी में, ये जो दल बदल चल रहा है इस पे इनकी क्या राय है। हेलो सर। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि जो ये आरजेडी में दल बदल चल रहा है, आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस दल बदल से आरजेडी जो है अब कमज़ोर पड़ने लगी है। 3 विधायक आरजेडी छोड़ के जेडीयू में चले गए हैं तो आरजेडी जो है अब कमज़ोर पड़ने लगी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दल बदल आरजेडी में हो रहा है या जदयू में हो रहा है। तो आरजेडी के जो 1-2 वैसे विधायक जिनका पहले ही से जो उनका जो चरित्र था संदिग्ध था पार्टी के प्रति, और सभी लोग जानते हैं, इस राज्य के सभी लोग जानते हैं कि जैसे प्रेमा चौधरी जी थीं, महेश्वर बाबू थे, चंद्रिका राय जी थे, उनका तो फैमिलियर प्रॉब्लम है। तो ये लोग कभी भी समर्पित रूप से आरजेडी के साथ नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जिनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है, जिनके साथ पहले से उनका जो पार्टी के प्रति जो उनका चरित्र था संदिग्ध था, तो उसको तो पार्टी ने निकाला। एक चंद्रिका राय जी की बात छोड़ दिया जाए तो बाकी को तो पार्टी ने खुद निकाला उनके संदिग्ध चरित्र को देखते हुए। तो वैसे परिस्थिति में आप ये जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरजेडी के उधर जा रहे हैं और उधर के तो लोग भी तो इधर आ रहे हैं, इधर के विधायक जा रहे हैं तो उधर से तो मंत्री आ रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो हमारे लीडर हैं आदरणीय तेजस्वी जी, या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय लालू प्रसाद जी हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि हम दूसरे दल के लोगों को प्रश्रय नहीं देते हैं और न देंगे। जो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका खून पसीना, जो पूरा समर्पण भाव से सभी समय से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, टिकट में प्राथमिकता उनको दी जाएगी। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर दें कि ठीक है, वैसे पार्टी के लोग भी जो मेरे पार्टी में आना चाहते हैं उनका हम लोग स्वागत करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज जदयू पार्टी आधा हो जाएगा, आधा। 50 से ऊपर विधायक आएंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से 15 अगस्त के भाषण में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जिस तरह से उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसमें साफ स्पष्ट झलक रहा था कि इनका सत्ता आने वाला नहीं है। उनको स्वयं ये बात पता लग गया। छोटी छोटी बातें ट्विटर पर, फेसबुक पर, मुख्यमंत्री का वैसा भाषण होता है क्या, वही 15 अगस्त के दिन? तो देखिए, वो खुद भी जान गए हैं। चूँकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह से पूरा बिहार आज बाढ़ से, एक छोटे से गलती से सरकार कभी उनका तटबंध चूहा काट देता है, कभी उनका भ्रष्टाचार का आकंठ में डूब जाता है, तो भ्रष्टाचार के कारण उनका तटबंध टूटता है। हर एक साल की बात है। जो आप जल जीवन हरियाली में अरबों अरब रुपया, आप जल नल कल कौन 7 निश्चय, हरियाली और रास्ता, क्या क्या योजना जो चला रहे हैं, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अगर उसमें से एक योजना का अगर राशि अगर तटबंध को मजबूत करने में, अगर सारे तटबंध जहाँ से फ्लड में आपके टूट जाते हैं, लगता है कि बालू के भीत से बनाया गया है, जिसके चलते हजारों हजार गांव बर्बाद हो जाते हैं, हजारों हजार लोग प्रभावित हो जाते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। आज आप जाइए 100 किलोमीटर दूर बांध पर सारे लोग शरण स्थल लिए हुए हैं। एक तरफ सांप है, बिच्छा है, वहीं पे आदमी भी बेचारा सो रहा है। करेगा क्या? भूखे मरने पर विवश है। जिस तरह से कोरोना में आपने पूरे बिहार को झोंक दिया, कोई इलाज नहीं, कोई उसको मेडिसिन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और जिस तरह से लोग कोरोना से संक्रमित होते चले जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आप जिस तरह से सारे योजनाएं
अब आप देखिए हाल के दिनों में आपने एक दो रोज पहले अखबार में सुना होगा कि एक 65 वर्ष की बूढ़ी को इन्होंने 8 महीने में 13 बच्चे को जन्म दे करके उसके अकाउंट में इन्होंने रुपया निकाला। तो भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है इस बिहार में, इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से गवर्नमेंट घोषणा करती है कि मैंने ये डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट किया, आज हमने अखबार जब पढ़ा है तो शर्म से हम लोगों का सर झुक गया कि पटना को पूरे देश के सबसे गंदे शहर में इसको मतलब तगमा मिला है। मतलब जिस तरह इसी पे हम बात करने वाले हैं कि जब 2 अक्टूबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद अगर अब हम ये देखें कि पटना को सबसे पहला स्थान मिला है पूरे देश में, सबसे गंदा शहर पटना को कहा गया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है सर, सरकार की या जनता की? सबसे पहला गलती तो सरकार का है, इसलिए कि जिस तरह से आप हर एक चीज़ की खरीद करते हैं, जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका विभाग इससे जुड़ा हुआ होता है, उसके पास तो कोई योजना नहीं है। आप किए क्या? आप तो 2-2 वर्ष 100 पुराना जो पेड़ है पूरे बेली रोड पर, जो सुंदरता का प्रतीक था, उसको तो आप काट के पूरी तरह से नग्न कर दिए। पूरे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितने बड़े बड़े बिल्डिंग थे सभी को आपने धराशायी कर दिया। आप ओवर ब्रिज बना रहे हैं, आप कहते हैं कि हम म्यूजियम से म्यूजियम के बीच में टनल बनाएंगे। आपका पूरा पटना में अगर एक कस कर बारिश हो जाए तो पूरे मोदी जी को भी, आप जो हम लोग के डिप्टी सीएम हैं, उनको भी हाफ पैंट में भागना पड़ता है। इस बार तो हमको लगता है कि जंघिया भी खरीद लिए थे कि भाई हो सकता है कि उसमें पहन के हमको भागना पड़े। तो हमारे कहने का मतलब है, जहाँ गवर्नमेंट के लोग, जो हाँ पूरे जो आपका सिस्टम है, जो आपका सरकारी क्वार्टर है, अगर हल्का भी बारिश होता है तो पूरा लगता है कि नाव से आना जाना पड़ेगा। और आप सौंदर्य की बात करते हैं, आप अरबों अरब रुपया इसके ब्यूटी पे खर्च कर चुके हैं पटना में। और आप क्या किए? आप पूरे जितना भी अच्छे अच्छे दीवार थे, जितने पुराने दीवार थे, सब पर आपने मधुबनी पेंटिंग करवाया। मधुबनी पेंटिंग तो 3 महीना भी आपका नहीं टिका। उसके बाद भी जिस कलाकार से आपने काम करवाया उसका अभी तक बेचारे पेमेंट के लिए झूल रहे हैं। तो आप क्या किए सौंदर्य के नाम पर भाई? आप तो जिस तरह से शहर का सर्वनाश कर दी, जब पटना का ये हाल है तो बाकी जो बिहार में 38 जिले हैं उनका क्या हाल होगा वो तो परमात्मा जाने। तो देखिए, कहीं भी इस तरह का जो सिस्टम है इनका, जैसे कहते हैं कि मैंने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिए? 2004 का आप डेटा ले लीजिए। जैसा भी हिंदुस्तान टाइम्स में तेजस्वी जी का भी बयान आया था कि भाई जो 2005 में जो पर कैपिटा इनकम था, अभी क्या है? अभी सबसे ज़्यादा कर्ज बिहार में पर व्यक्ति लोन है। अभी बेरोजगारी का जो समस्या है, बेरोजगारी जिस तरह से यहाँ पर चरम सीमा पर है, आप एक भी कल कारखाने पर आपने ध्यान नहीं दिया, एक भी सुई का भी कारखाना आपके टेन्योर में नहीं बैठा। और क्या हुआ? जितने शुगर मिल थे सब बंद हो गए धीरे धीरे आपके सरकार के पॉलिसी के कारण। आपके जितने स्टूडेंट बिहार के बाहर के प्रदेशों में पढ़ते हैं, पूरे देश में कोई नहीं पढ़ता। तो किस चीज़ का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? जब आपके सारे मजदूर जिस तरह से कोरोना के भय से पटना वो लोग बिहार वापस आए, उसी स्पीड से फिर वो लोग रिटर्न हुआ। क्योंकि कोरोना से मरेंगे बाद में, पहले तो हम भूखे मर जाएंगे। तो आपने उनके लिए क्या किया? तो भाई देखिए, ढकोसलाबाजी करना, पेपर में और विज्ञापन देके सरकारी खर्च में करके 500 करोड़ रुपया आप जिस तरह से अपना चेहरा चमकाते हैं, धरातल पर तो कोई काम है नहीं। और आने वाला जो चुनाव है 1-2 महीने के बाद, ये तो खुद ब खुद नीतीश जी को पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया था, किस तरह से वो अपने सारे काम को पेपर में केवल दिखाते रहे। आप वृक्षारोपण की बात करते हैं, पूरे उनके 15 साल के टेन्योर में जितने अरब रुपये का पेड़ लगा होगा, अगर उसमें से 1% भी पेड़ अगर कहीं दिख जाए पूरे बिहार में, वो भी मैं RTI में निकालने जा रहा हूँ, आपको खुद ब खुद मैं बताऊंगा कि पूरे 15 साल के टेन्योर में कितने अरब रुपये का वृक्षारोपण हुआ और कहाँ पर वो पौधे लगाए गए। फाइल पर लगाए गए कि सुशील मोदी जी के किसी ज़मीन में लगाए गए या किसके बैंक अकाउंट में वो खाता में चला गया। तो देखिए, ये सब बहुत तरह की बातें हैं। और जिस तरह के योजनाएं चले बिहार में,
लगभग 57 योजनाएं में जो घोटाला हुआ है, अगर सही रूप से उसका जांच कर दिया जाए तो यहाँ के लगभग 80% बीडीओ, सीओ और कलेक्टर इंक्लूडिंग मिनिस्टर सारे लोग जेल के अंदर होंगे। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जैसा कि आपने बात की योजनाओं की, जैसा कि आपने बात कहा रोजगार की, तो अभी नीतीश सरकार ने 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली को जो है मंजूरी दे दी है। इसमें जो शिक्षक थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप उसको सालों साल गधा की तरह रोड पर पिटवाते रहे लाठी से, पुलिस से, ठीक है। जहाँ भी बेचारा अपना मांग लेकर के वो हड़ताल धरना पर बैठा, उसको पटहा की तरह पीट करके आप रोड पर सुला दिए। और जब चुनाव का समय आया, जब सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमें इसका को भाजन का शिकार बनना पड़ेगा, तो उन्होंने घोषणा कर दिया। घोषणा क्या किया कि हम 20% जो ये शिक्षक हैं उनका हम पैसा बढ़ाएंगे। एक तरफ जो पहले से जो शिक्षक हैं, समान काम तो समान वेतन, एक तो बेचारा पहले से 18,000 पा रहा है, 20% बढ़ाया तो कितना हुआ, 3600 रुपया हुआ। वो भी कब से बढ़ाएंगे? मार्च से बढ़ाएंगे। अब क्यों ऐसा बोले? इसलिए कि वो जान ही रहे कि हमारी सरकार अगले बार नहीं बन रही है। जब हमारी सरकार बन ही नहीं रही है तो हम कुछ भी घोषणा करेंगे। हम अगले बार बिस्कोमान का चेयरमैन नहीं बनेंगे, हम कुछ भी घोषणा कर देंगे कि इसको हम सष्टम वेतनमान अपने कार्मिकों को देंगे। तो ठीक उसी तरह का यह कार्य है। शिक्षक को आप जिस तरह बेरुखी की तरह उसके साथ व्यवहार किए, उसकी पिटाई करते रहे, और जब चुनाव का समय आया, जब आपको लगा कि वो प्रभावित हमें कर देगा मेरे चुनाव को, उसके सारे बाल बच्चे, पूरे परिवार, सारे लोग हमारे विरुद्ध वोट देंगे, तो उनको आपने चाशनी दिखा दिया। आपने चाशनी दिखा दिया कि हम आपका 20% मार्च से बढ़ाएंगे। आप कैसे समझ गए कि आप ही की गवर्नमेंट बन रही है? आप तो जान रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है। तो इस तरह का देखिए, इनका झूठा और ढकोसलाबाजी तो चलता रहता है हर एक क्षेत्र में। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है और जनता मन बनाकर बैठी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी जी का ही गवर्नमेंट बनना है, तय है। तेजस्वी जी ही बिहार के अगले सीएम होंगे। और पूरा यूथ का आवाज़ है। पूरे बिहार के जितने भी यूथ लोग हैं, चाहे किसी जात में हो, सभी लोगों का एक राय है कि एक बार युवा को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और सभी लोग मन बनाकर बैठे हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे कि अभी यूथ की बात की, युवा की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरजेडी अगर सरकार में आती है तो यूथ के लिए क्या प्रोग्राम्स है सर उनके लिए, उनके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो लड़का यहाँ से लगातार कोटा चला जा रहा है, कुछ दिल्ली चले जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, पूना चले जा रहे हैं, पहले उसका तो समुचित व्यवस्था आने वाली सरकार, जिस तरह से मैं बात करता हूँ अपने लीडर अपोजिशन से, तेजस्वी जी से, उनका साफ कहना होता कि मेरा पहला जो फोकस होगा, वो पहला फोकस होगा यूथ पर। मेरा जो यूथ है डोमिसाइल का, पूरे राज्य के सारे लोग, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के लोग, सभी जगह डोमिसाइल लागू हो गया बिहार छोड़ के। आप क्यों नहीं लागू करते हैं कि बिहार में जो भी नौकरी होगा केवल बिहार के लड़कों का ही होगा? तो ये भी जो आने वाला जो गवर्नमेंट है, जिसके चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी होंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि उनके जरूर मन में ये बात है और उनके मन में विचार है, और आपको आने वाले समय में सुनने को भी मिलेगा कि अगले जैसे ही उनका शासन आएगा, डोमिसाइल भी लागू होगा बिहार में छात्रों के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो भी लड़के जो बेरोजगार हैं और इधर उधर रोजगार के लिए 10,000 और 12,000 के लिए इधर उधर तड़पते चलते हैं, सभी का रोजगार सृजन होगा। यहाँ जितना भी मक्का है, मखाना है, आम है, लीची है, सारा आधारित इंडस्ट्री बैठना है, तय है। और जितना इंडस्ट्री यहाँ बैठेगा, रोजगार की संभावनाएं उतनी होगी, और हमारा जो यूथ वर्ग है कभी भी इस तरह से निराश नहीं होगा, और जॉब के लिए कोई बाहर उसको जाना नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मेरा एक आखिरी सवाल होगा, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ गया है सर, कि हेल्थ सेक्टर की भी हम बात कर लें कि इस वक्त बिहार दोगुनी मार झेल रहा है, कोरोना का भी, बाढ़ का भी, और हेल्थ फैसिलिटी बिहार में किस तरीके से चल रही है, चरमराई हुई है, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसके लिए आरजेडी के पास क्या प्लान है सर, और किस तरीके से नीतीश सरकार संभाल रही है अभी स्वास्थ्य विभाग को? देखिए, इतना तो तय है कि जिस तरह से सदर अस्पताल में जो
बेड होता है जिस पर कुत्ता सोया हुआ रहता है, एक तरफ मरीज है, दूसरी तरफ कुत्ता है, तीसरी तरफ मरा हुआ लाश रखा हुआ रहता है, जो बहुत जगह आप फोटो पर देखे होंगे। कहीं कहीं तो ये व्यवस्था है कि एक छोटा सा बच्चा स्ट्रेचर खींच कर चला जा रहा है, कोई उसके पास स्टाफ नहीं है। और राज्य सरकार ने कल अपना हलफनामा दाखिल किया है जो PIL में, उसकी कॉपी हम निकाल चुके हैं, अभी निकाल करके उसकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि सरकार ने उसमें क्या हलफनामा में दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा, जो एक दिन के लिए विधानसभा ज्ञान भवन में चला था, उसमें जो बातें उन्होंने कहा है स्वास्थ्य विभाग के बारे में, सरकार को भी वो कबूल करना पड़ा। अभी मैं उस पन्ने को उलट कर देख रहा था, सरकार भी उस चीज़ को स्वीकार करते हुए, क्योंकि कोर्ट में तो वो झूठ बोल नहीं सकता है रिकॉर्ड पर, तो वो सारा चीज़ का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें कहाँ कहाँ क्या इंतजामात है। और आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बिहार में जो अगला सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा, इस देश का सबसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर आपको मुहैया किया जाएगा। और सदर अस्पताल में एक तरफ डेड बॉडी, दूसरी तरफ मरीज और तीसरी तरफ कुत्ता सोया हुआ नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से सुनील सिंह जी बता रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देगी, युवाओं पे ज़्यादा ध्यान देगी, और उसके बाद किस प्रकार से नीतीश सरकार या बिहार सरकार किस तरीके से पूरी तरीके से फेल्यूर नज़र आ रही है। हेल्थ सेक्टर की हम बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लाइव सिटीज़ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।